मैं डॉक्टर राजकुमार बैरवा, सहायक आचार्य राजनीति शास्त्र, स्वर्गीय पंडित नवल किशोर शर्मा, राजकीय महाविद्यालय दौसा। आज हम अरस्तु की दास्ता संबंधी सिद्धांत के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। अरस्तु की पुस्तक पॉलिटिक्स में अरस्तु ने दास प्रथा को वैधानिक माना है। अरस्तु का कहना था कि जिस प्रकार वीणा आदि वाद्य यंत्रों की सहायता के बिना उत्तम संगीत उत्पन्न नहीं हो सकता, उसी प्रकार दासों के बिना स्वामी के उत्तम जीवन का तथा बौद्धिक एवं नैतिक गुणों का विकास संभव नहीं है। उचित संगीत के लिए, उत्तम संगीत के लिए वाद्य यंत्र जिस प्रकार आवश्यक होते हैं, उसी प्रकार स्वामी और दास दोनों के उत्तम जीवन के लिए दोनों का आपस में होना अति आवश्यक है, जिससे दोनों का बौद्धिक और नैतिक गुणों का विकास संभव है। यूनानी समाज का आधार दास प्रथा रही है। तत्कालीन समय में अरस्तु के समय दास प्रथा को आवश्यक माना जाता था। दास प्रथा की उपस्थिति यूनानी नगर राज्यों की एक प्रमुख विशेषता है और महान आवश्यकता भी थी। इन दासों की सहायता से वे जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं, भोजन, वस्त्र आदि को जुटाने का प्रयत्न करते थे एवं अवकाश के क्षण निकालकर अपने राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के कर्तव्यों का निर्वहन करते थे। अर्थात जो विद्वत जन थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग था, उनको अनावश्यक उनका समय बर्बाद न हो भोजन, वस्त्र आदि जुटाने के प्रयत्न में, और जो अवकाश के जो क्षण थे उनको निकालकर वो राजनीति और सांस्कृतिक जीवन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके। इसलिए दासों का होना आवश्यक समझा जाता था। अरस्तु के अनुसार दासता का अर्थ एवं प्रकृति। अरस्तु ने दासों को पारिवारिक संपत्ति का एक भाग माना है। दास वह है जिसका स्वयं का कोई व्यक्तित्व नहीं होता है और यहाँ तक कि जिसका अपना मस्तिष्क नहीं होता है। अरस्तु ने दास को मनुष्य की श्रेणी में न रखकर उपकरणों की श्रेणी में रखा है। दास परिवार की संपत्ति है, परिवार का उपकरण है। दास का महत्व परिवार के कारण है, उससे पृथक उसका कोई अस्तित्व नहीं है, न ही उसका कोई महत्व है। जिस प्रकार से संपत्ति आवश्यक होती है परिवार के लिए और संपत्ति जो निर्जीव संपत्ति होती है, उसी प्रकार सजीव संपत्ति के रूप में दास के होना बहुत आवश्यक है। और दास का पारिवारिक महत्व भी है और उसके बिना उसका कोई अस्तित्व, एग्जिस्टेंस नहीं है। दासता की प्रकृति स्पष्ट करते हुए अरस्तु 3 बातें बतलाते हैं। पहली, जो व्यक्ति अपनी प्रकृति से स्वयं अपना नहीं है बल्कि दूसरे का है, फिर भी मनुष्य ही है, वह स्वभावतः दास है। मतलब उसमें प्राकृतिक रूप से वो गुण नहीं है जो एक विद्वत जन में होते हैं, इसलिए वो दास है। दूसरा, वह व्यक्ति जो मनुष्य होते हुए भी एक वस्तु है और दूसरों के अधीन रहता है, दास कहा जाता है। संपत्ति की वस्तु, तीसरा
जो कार्य का उपकरण है और जिसे संपत्ति के स्वामी से पृथक किया जा सकता है वह दास होता है। अब दासता का औचित्य अरस्तु की नज़रों में क्या है? जस्टिफिकेशन ऑफ स्लेवरी, कि दास किस प्रकार का अरस्तु किस प्रकार से दास प्रथा के बारे में अपना औचित्य या तर्क साबित करता है। अरस्तु दास प्रथा के पक्ष में नैतिक और भौतिक दोनों ही आधारों पर अनुमोदन और उसके औचित्य का समर्थन करता है। न केवल नैतिक आधार पर बल्कि भौतिक आधार पर भी इसका औचित्य भी सिद्ध करता है और उसका अनुमोदन भी करता है। फोस्टर के शब्दों में यथार्थ में अरस्तु उपयोगिता के आधार पर दासता के औचित्य का प्रतिपादन करता है। बार्कर का मत है कि अरस्तु की दासता की धारणा तथ्यों के निष्पक्ष अवलोकन से प्राप्त होने वाले निष्कर्षों की उपेक्षा आवश्यकता के औचित्य पर आधारित है। अर्थात पोस्टर और बार्कर ने अरस्तु के जो दास प्रथा के जो औचित्य है, जस्टिफिकेशन है, उसके बारे में बताया है कि अरस्तु ने किस प्रकार से दासता का औचित्य सिद्ध किया, किन तर्कों के आधार पर दास प्रथा को वैधानिक माना है। अरस्तु के द्वारा दास प्रथा के समर्थ में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं, जिनमें सबसे पहला तर्क यह है कि अरस्तु के अनुसार दास प्रथा प्राकृतिक है। ये कोई कृत्रिम नहीं है, बल्कि कैसे है, नेचुरल है। उत्कृष्ट हमेशा निकृष्ट लोगों पर शासन करता है, ये हमेशा से चला आ रहा है। मूर्ख और बुद्धिहीन व्यक्ति दास बनने के योग्य है और कुशल तथा बुद्धिमान व्यक्ति स्वामी बनने के योग्य है। जिन लोगों में बुद्धिमत्ता है, कुशलता है, वो हमेशा स्वामी होते हैं, और जो मूर्ख होते हैं, बुद्धिहीन होते हैं, जिनमें खुद का विवेक नहीं होता है, वे हमेशा दास बनते हैं। ये प्राकृतिक नियम है। प्रकृति ने जिन्हें स्वामी बनाया है उनमें बौद्धिक बल की प्रधानता होती है। बौद्धिक बल ज़्यादा होता है, वो ज़्यादा विवेकशील होते हैं, वो ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं। और जिन लोगों में बौद्धिक बल नहीं होता है बल्कि शारीरिक बल अधिक होता है, शारीरिक बल की प्रधानता अधिक होती है, वे हमेशा दास होते हैं। इस तरह बौद्धिक असमानता और शारीरिक क्षमता के आधार पर अरस्तु ने दास और स्वामी संबंधों का बारे में बताया। अरस्तु के शब्दों में व्यक्ति यदि वह दूसरों की संपत्ति बनने के योग्य है तो वो प्रकृति से दास होता है। तो ये पहला तर्क अरस्तु ने दिया दासता के औचित्य के बारे में। दूसरा तर्क है कि दास प्रथा को अरस्तु इस दृष्टि से भी न्यायोचित ठहराता है कि यह न केवल स्वामी के लिए अपितु दास के लिए भी उपयोगी है। बुद्धिमान एवं विवेक संपन्न स्वामियों को राजकार्य एवं अपने बौद्धिक व नैतिक गुणों के विकास के लिए समय और विश्राम की आवश्यकता होती है। ये अवकाश तभी मिल सकता है जब दास उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु श्रम करे। स्वामी के साथ साथ दास के दृष्टिकोण से भी ये प्रथा उतनी ही उचित है। अर्थात दास के लिए भी प्रथा उतनी महत्वपूर्ण है जितनी स्वामी के लिए है। दोनों के लिए प्रथा, दास प्रथा बहुत आवश्यक है। दोनों का इसमें विकास होता है। दास के लिए उपयोग इस रूप में है कि दास निर्बुद्धि व अयोग्य होते हैं, लेकिन स्वामी के साथ रहकर उसमें आत्मसंयम और विवेक के गुणों को समझने का अवसर मिलता है। अर्थात उसमें स्वामी के सानिध्य में रहने से विवेक का विकास होता है, आत्मसंयम का विकास होता है, बुद्धिता का विकास होता है, अच्छे गुण आते हैं।
अरस्तु के अनुसार जिस प्रकार शिशुओं को माता पिता के संरक्षण की आवश्यकता है, उसी प्रकार दासों को भी, जो कि बौद्धिक दृष्टि से शिशुक्त ही होते हैं, बुद्धि संपन्न स्वतंत्र व्यक्तियों के संरक्षण में रखना उनके लिए उचित और श्रेयस्कर होता है। ऐसे संरक्षण के अभाव में स्वयं दासों का जीवन संकटग्रस्त हो जाएगा। तीसरा तर्क है, अरस्तु नैतिक दृष्टि से भी दास प्रथा को आवश्यक मानता है। उसका मत है कि स्वामी तथा दासों के नैतिक स्तर में भेद होता है। स्वामी गुणी और दास गुणहीन होते हैं। नैतिकता के आधार पर भी वो दोनों में अंतर बताता है कि स्वामी हमेशा गुणशाली होता है और दास हमेशा गुणहीन होते हैं। अतः स्वामी का कर्तव्य है कि दासों के प्रति स्नेहपूर्ण और दयालु रहे, तथा दास का काम है कि वह स्वामी की आज्ञा का पालन करे। दासों में गुणों का उत्पन्न होना तभी स्वाभाविक है जब स्वामी और दास दोनों का संपर्क हो। अर्थात जो दास होते हैं उनमें गुणों का विकास जब ही हो सकता है, वो निरंतर स्वामी के संपर्क में रहेगा तो उसमें गुणता आएगी, उसके अंदर आत्मसंयमता के गुण आएंगे। चौथा तर्क है, अरस्तु के समय में दास प्रथा लगभग संपूर्ण यूनानी जगत में प्रचलित थी और राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व का एक अंग बन गई थी। उस समय तत्कालीन समय में नगर राज्यों में यूनान के अंदर दास प्रथा को वैधानिक माना जाता था और जो कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था तथा स्थायित्व के लिए बहुत आवश्यक थी। पांचवा तर्क है, स्वामियों तथा दासों के अतिरिक्त संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण से भी अरस्तु दास प्रथा को आवश्यक तथा हितकर समझता है। श्रेष्ठ व्यक्तियों को घरेलू कामकाज से मुक्ति मिल जाती है और वो बचे हुए समय को निश्चिंत तथा एकाग्रचित होकर अपना सारा समय समाज के कल्याण के लिए, समाज के हित के लिए लगा सकते हैं। अर्थात तुच्छ कामों से उनको मुक्ति मिलती है और वो श्रेष्ठ कामों में अपना समय को लगाते हैं, जिससे संपूर्ण समाज का भला होता है, समाज का कल्याण होता है। छठा तर्क है, अरस्तु के अनुसार समस्त संसार में शासक और शासित का सिद्धांत प्रचलित है। यह सिद्धांत समाज में ही नहीं बल्कि अचेतन वस्तुओं में भी होता है। अचेतन वस्तुओं में भी होता है, निर्जीव वस्तुओं में भी होता है और सजीव वस्तुओं में भी होता है। सातवां तर्क है, युद्ध में पराजित व्यक्ति को अरस्तु दास बनाने के पक्ष में है। अर्थात जो व्यक्ति पराजित हो जाते, जो बंदी बना लिए जाते हैं, वो हमेशा उनको दास बनाया जाना चाहिए। वह विजेता पर इस बात का निर्णय लेने के लिए छोड़ देता है कि युद्ध को दासता का आधार मानते हुए भी अरस्तु युद्ध में पराजित होने पर यूनानियों को दास न बनाने के पक्ष में था। उनका, अरस्तु का ये कहना था कि यूनानी अगर युद्ध में हार भी जाए तो उनको दास नहीं बनाया जा सकता। यूनानी कभी दास हो ही नहीं सकते, चाहे वो युद्ध में भी पराजित हो जाए। ये अरस्तु का तर्क था। धन्यवाद।